नमस्कार साथियों, अभिनव वनडे सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। विशेष तौर से आज का सेशन उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार होगा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ तैयारी कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आज से 20 साल पहले का समय एक ऐसा समय था जिसमें कैंडिडेट रेफरेंस बुक्स पढ़ करके एग्जाम दिया करता था। उसके बाद का समय पासबुक ने ले लिया। उसके बाद अभी जो 10 से 15 सालों का जो समय निकल रहा है उसमें 1 वीक सीरीज के माध्यम से तैयारी करके स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है। लेकिन हाल ही में आपको बताना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हमारे टच में है, हमारे संपर्क में है, वो स्टूडेंट 1 वीक सीरीज में भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को टिक लगा करके और फिर तैयारी करके फिर एग्जाम की दे रहे हैं। देखिए समय कैसा निकलता जा रहा है, कैसा चलता जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है उन स्टूडेंट्स की कोई व्यस्तता हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लेकिन किसी भी कारण से जिनके पास समय नहीं है, लेकिन वो अपने आप को जो कॉलेज टॉपर बनाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर बनाना चाहते हैं और गोल्ड मेडलिस्ट बनाना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार हमारा सेशन रहेगा। क्योंकि हमारी टीम ने 15 प्रश्नों में टॉप बनाने का एक बहुत ही शानदार सिलसिला उठाया है और शानदार हमने बीड़ा उठाया है। तो इस 15 प्रश्नों का जो मॉडल पेपर हमने तैयार किया है प्रत्येक सब्जेक्ट में, ये 15 प्रश्नों का मॉडल पेपर आपके लिए 2024 के एग्जाम में आपके सामने आएगा। प्रत्येक स्टूडेंट के हाथों में अभिनव वनडे सीरीज होगा, प्रत्येक स्टोर पर अभिनव वनडे सीरीज होगा और उसके तैयारी के साथ एक कैंडिडेट एग्जाम देगा और अपने आप को कॉलेज टॉप बनाएगा। देखिए ध्यान देना, अभी जो आज का जो सेशन है बीए पार्ट सेकंड या बीएससी पार्ट सेकंड में जिनके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी का प्रथम प्रश्न पत्र संसाधन भूगोल आज का सेशन रहेगा। यह अभिनव वनडे सीरीज में हमने मॉडल पेपर बनाया है और 15 प्रश्नों का संकलन किया है। ये 15 प्रश्न इतनी इंपॉर्टेंट है कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम 19 अप्रैल को लगने वाली संसाधन भूगोल की, 19 अप्रैल के एग्जाम में हुबहू आपको हमारे मॉडल पेपर में से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा वादा आपको कर रहे हैं और आपको विश्वास दिला रहे हैं, निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको वहां हुबहू आपको मिलेंगे और पूरा का पूरा 100% पेपर आपको मिलेगा। आप बिल्कुल तैयारी के साथ जाएं। हमारी प्लानिंग और बहुत ही बेहतरीन जो तैयारी है आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। आज के सेशन में ये संसाधन भूगोल के ऊपर जो डिस्कस करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले देखिएगा नोट लगा करके लिखा है, प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न का चयन करते हुए। ध्यान दीजिएगा, पर 3 सेक्शन होंगे इस प्रश्न पत्र में, प्रत्येक सेक्शन में एक एक प्रश्न का चयन करना है। तो कुल प्रत्येक सेक्शन में एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, यानी पहला प्रश्न कंपलसरी होगा। और पहला प्रश्न भी आपको बताना चाहता हूं कि 2 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला प्रश्न भी कैसे 2 सेक्शन में बटा हुआ है, देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लाइनें लिखी हुई हैं, हमने जो टाइपिंग कर रखी है, देखिए इसमें बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 1 2 भागों में विभाजित है। प्रश्न संख्या 1 2 भागों में विभाजित है, ए और ब, जिसमें प्रश्न संख्या 1 के फर्स्ट सेक्शन में उपलब्ध तथ्यों को करवाए गए मानचित्र में दर्शाना है। यानी संसाधन भूगोल के अंदर आपको विश्व का मानचित्र देंगे और विश्व के मानचित्र में यहाँ पर प्रश्न पत्र में जो तथ्य आएंगे उन तथ्यों को उस विश्व के मानचित्र में आपको प्रदर्शित करना, अंकित करना है। देखिए ध्यान देना, इसका दूसरा जो सेक्शन है, पहले का ब, इसमें शॉर्ट टाइप के प्रश्न आएंगे, यानी शॉर्ट आंसर में आपको उत्तर देना है। देखो ध्यान देना, यहाँ पर 8 से 10 आपके पास प्रश्न होंगे, उनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। साइंस स्ट्रीम का यदि स्टूडेंट है तो ये दोनों सेक्शन 5-5 अंक के होंगे, लेकिन आर्ट स्ट्रीम का स्टूडेंट है ये दोनों सेक्शन 7.5 अंक के होंगे। इस तरीके से ये पहला प्रश्न आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए 15 अंक का और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए 10 अंक का होगा। देखो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ये पहला प्रश्न 2 सेक्शन में बट करके आपके सामने आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपलसरी प्रश्न है, आपको करना अनिवार्य है। इसके अलावा 4 प्रश्न और करने, यानी अभी जो सेक्शन वाइज आपके लिए मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए हैं उनमें से कोई 4 प्रश्न आपको और करने, लेकिन प्रत्येक सेक्शन में ध्यान रखिएगा, प्रत्येक सेक्शन में एक प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, पहला सेक्शन आपके सामने है। पहले सेक्शन का पहला प्रश्न देखिएगा क्या है। पहले सेक्शन का पहला प्रश्न है, संसाधन भूगोल का अर्थ, प्रकृति और इसके अध्ययन के उपागमों को विस्तार से समझाइए। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। चूंकि आपके विषय का नाम ही संसाधन भूगोल है, संसाधन भूगोल में से ये प्रश्न
निश्चित रूप से आपके सामने प्रश्न पत्र में मिलेगा। इसको कैसे आप और किन बिंदुओं के माध्यम से एक्सप्लेन करोगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप सबसे पहले इसका संसाधन भूगोल का अर्थ बताएंगे, यानी संसाधन भूगोल का अर्थ क्या है, संसाधन भूगोल किसे कहते हैं, ये पहला बिंदु हो चुका है इसका। दूसरा है संसाधन भूगोल की परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारे विद्वानों ने इसकी डेफिनेशन दी है। यदि आपके डेफिनेशन तैयार है तो आप डेफिनेशन के माध्यम से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए 2 पॉइंट हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट है इसकी प्रकृति, संसाधन भूगोल की प्रकृति कैसी है, यानी इसकी नेचर कैसी है, ये भी आप इसमें तीसरा बिंदु रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 3 बिंदु तैयार हो चुके हैं। चौथा बिंदु है अध्ययन के उपागम, यानी संसाधन भूगोल के अध्ययन के उपागम क्या होंगे, किन उपागमों के माध्यम से संसाधन भूगोल का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से ये 4 बिंदु आपके सामने हो चुके हैं। और 5वां और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिंदु है निष्कर्ष, यानी आपने इन 4 बिंदुओं में जो चीज लिखी है, उन चारों बिंदुओं में लिखी गई चीजों को, तथ्यों को आप सारगर्भित रूप से इस निष्कर्ष वाले बिंदु में आपको लिखना है। इसमें 5 से 7 लाइनें आपको लिखनी है। इस तरीके से देखो, आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा प्रश्न आप यदि 5-6 पेज में आप लिख पाते हैं तो बहुत ही शानदार आपके अंक इसमें आएंगे। ध्यान रखिएगा, लिखने में आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। कॉलेज टॉप बनने के लिए कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी, एक तो आपको अवधारणा आपके क्लियर होनी चाहिए प्रत्येक प्रश्न की। सब्जेक्ट में कंटेंट आपका बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो पेन होगा बहुत ही मोटे पॉइंट वाला होना चाहिए। इसके अलावा मानचित्र, चित्रादि, डायग्राम, ग्राफ आदि का आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और पेंसिल और रबर लेके जाएं, क्योंकि चित्र, डायग्राम, ग्राफ, मानचित्र ये सभी आप पेंसिल से लिख पाएंगे, बना पाएंगे, इसलिए आपके पास पेंसिल और रबर भी होना चाहिए। यदि इस तरीके से आप इनका समाकलन करते हुए, इन सब का समायोजन करते हुए यदि प्रश्न का उत्तर देते हैं, निश्चित रूप से एग्जामिनर आपके 15 में से 12, 13, 14 अंक आपको निश्चित रूप से देगा। निश्चित रूप से आप इस तरीके से आप पेपर को तैयार करें। इस तरीके से हमारा ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि आप इन स्टेप्स के माध्यम से यदि तैयार करके आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न आपने बहुत ही बार बार पढ़ा होगा। वनों को प्रभावित करने वाले कारक बताते हुए वनों के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, वनों को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं यहाँ पर, और वनों के प्रकारों का वर्णन करना है। प्रश्न में 2 तथ्य हमारे को साफ सुथरे तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन और इनके स्टेप कैसे बनाए जा सकते हैं, अच्छे अंक लाने के लिए इस प्रश्न को किन स्टेप्स के माध्यम से रखा जा सकता है, यही आपको बताने वाला हूं। इसका पहला स्टेप क्या होगा, वन या वनस्पति का अर्थ बता सकते हैं आप। वन या वनस्पति का अर्थ क्या होता है, वन या वनस्पति, और इसका 3-4 लाइनों में परिचय भी दे सकते हैं। देखिए इसके बाद में वनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। आप देखिएगा पूरे विश्व में समान प्रकार के वन या वनस्पति नहीं पाई जाती, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कौन से वो कारण है, कौन से वो कारक है जिनकी वजह से विभिन्न प्रकार की वनस्पति देखने के लिए मिलती है, उन कारकों का ही वर्णन करना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम, उन कारकों का 1 by 1 आप वर्णन करते हुए जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 उन कारकों का वर्णन कर देंगे। इस तरीके से आपका स्टेप कंप्लीट हो चुका होगा। इसके बाद में विश्व में वनों के जो प्रकार है उन प्रकारों का वर्णन करना है। कितने प्रकार के वन हैं, उन सभी प्रकार के वनों का स्टेप बाय स्टेप आप वर्णन करते हुए आगे बढ़े। और अगला पॉइंट है विश्व का मानचित्र, यानी विश्व के मानचित्र में विश्व में जितने भी प्रकार के वन पाए जाते हैं उन समस्त प्रकार के वनों का वितरण दिखाना है इसमें। और लास्ट का पॉइंट वही जिसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, हम बार बार बता रहे हैं, निष्कर्ष, यानी निष्कर्ष रूप में 5 से 6 लाइनों में आप इसका पूरे प्रश्न का निचोड़ निकाल करके सारगर्भित रूप से आपको इसमें लिखना है। इस तरीके से लीजिएगा, ये प्रश्न भी आपका तैयार हो चुका है। इन पॉइंट्स के माध्यम से आप इस प्रश्न को यदि सॉल्व करते हैं, निश्चित रूप से आपके 15 में से 14, 13 या 12 अंक जरूर मिलेंगे। साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न देखिएगा मिट्टी। ये प्रश्न भी बार बार आप पढ़ते हैं, अनेकों बार ये प्रश्न आपका पढ़ा हुआ है। मिट्टी या मृदा को प्रभावित करने वाले कारक बताते हुए मिट्टी के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को भी जब आप सॉल्व करते हैं तो पहला इसका पॉइंट्स क्या होगा, मिट्टी या मृदा का अर्थ बताएंगे आप कि मिट्टी या मृदा किसे कहते हैं, ये आप बताएंगे। तो ये पहला पॉइंट हो चुका होगा। दूसरा, इसमें आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं। मिट्टी या मृदा की अनेक विद्वानों ने डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन आप यहाँ पर लिखेंगे। देखिएगा तीसरा का पॉइंट क्या हो सकता है, मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक। दुनिया में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती, लाल, काली, पीली। ये देखिए विभिन्न प्रकार की मिट्टी क्यों पाई जाती, किन कारणों के कारण, किन कारकों के कारण पाई जाती है, वो विभिन्न प्रकार के कारक यहाँ पर आपको लिखना है।
तो मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारकों का 1 बाई 1 आपको वर्णन करना है, 1 2 3 इस तरीके से आप वर्णन करते जाइए। चौथा टॉपिक होगा इसका मिट्टी के प्रकार, यानी दुनिया में विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है उनके कितने प्रकार है, कौन कौन से प्रकार हैं, उन प्रकारों का भी वर्णन करना है। अगला पॉइंट है मानचित्र, यानी विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी है वो विश्व के मानचित्र में आपको प्रदर्शित करनी है, वितरण करनी है। और लास्ट में जो टॉपिक है वो है निष्कर्ष, यानी निष्कर्ष रूप में आपने वैसे ही 5 से 7 लाइनों में निष्कर्ष लिखना है। पूरे प्रश्न का आपका समाकलन करते हुए आप सारगर्भित शब्दों में 5 से 7 लाइनों में जवाब देते हुए इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। निश्चित रूप से 15 में से 14 13 अंक आप कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व में कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, अब्रक, मैंगनीज, सोना आदि खनिजों का संक्षिप्त वर्णन करना है। देखिएगा प्रश्न किसके ऊपर टिका हुआ है, खनिजों के ऊपर। सूखी खनिज अपने आप में संसाधन है और संसाधन भूगोल आप पढ़ रहे हैं। संसाधन भूगोल में विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक खनिज होते हैं, प्राकृतिक खनिजों के अंदर आप देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से खनिज हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, लोहा है, अब्रक है, मैंगनीज है, सोना है, इनका संक्षिप्त वर्णन करना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आपको खनिजों का अर्थ बताना पड़ेगा। आप पहला पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, खनिजों का अर्थ, खनिज किसे कहते हैं, ये 5 लाइनों में आप लिख सकते हैं। ये पहला पॉइंट आपका हो चुका है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, अभी जो जितने भी खनिजों का आपको वर्णन करना है यहाँ पर प्रत्येक खनिज का आप नाम लिखिए, एक एक खनिज के बारे में कुछ आप परिचय लिखते हुए, इनका वर्णन करते हुए आप इसको एक्सप्लेन करते जाइएगा। देखिए प्रत्येक खनिज के बारे में क्या क्या तथ्यों के ऊपर आपको लिखना है। पहला तो प्रत्येक खनिज का आपको उपयोग लिखना है। जैसे कोयला है तो कोयले का उपयोग क्या हो सकता है, पहला पॉइंट ये बनाइए। इसके बाद में कोयले का उत्पादन कहाँ होता है, यानी इसका वितरण क्या है, कहाँ पर उत्पादन किया जाता है, उन उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करना है। इस तरीके से ये 2 बिंदु आप मूलतः इसमें लिखते जाइए। ऐसे ही जैसे कोयले का कंप्लीट हो गया तो फिर पेट्रोलियम लिख सकते हैं, पेट्रोलियम का उपयोग क्या है, इसके अलावा इसके उत्पादक क्षेत्र क्या है, इस तरीके से आप इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 1 बाई 1 आप सभी खनिजों का इन दोनों बिंदुओं के माध्यम से आप वर्णन करते जाइएगा। करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए पहला पॉइंट आप खनिजों का अर्थ हो गया, दूसरा प्रत्येक खनिज के बारे में उपयोग और उत्पादक क्षेत्र हो गए, तीसरे विश्व का मानचित्र हो गया। विश्व का मानचित्र बना करके आप इन खनिजों के बारे में आपको वितरण दर्शाना है। और लास्ट का टॉपिक है निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में आप लिख सकते हैं 5 से 7 लाइनों में इस पूरे प्रश्न का सार आप लिख सकते हैं। तो लिख देंगे तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट प्रश्न 15 में से 14 अंक वाला आपने लिख डाला है। तो और आपके निश्चित रूप से 15 में से 14 13 या 12 एग्जामिनर अंक देगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिएगा, बे सेक्शन शुरू हो चुका है। ए सेक्शन के अंदर अभी हमने 4 मॉडल पेपर में से 4 प्रश्न दिए हैं। इस मॉडल पेपर में 4 प्रश्न डाले हैं। निश्चित रूप से आपके जो शेखावटी का पेपर होगा उसमें 3 प्रश्न आएंगे, 3 में से किसी एक प्रश्न को जरूर करना है। लेकिन हमने यहाँ पर 4 मॉडल पेपर, इस मॉडल पेपर में 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट दिए हैं। अगला जो सेक्शन है कौन सा, बे के अंदर देखिएगा, बे के अंदर पहला प्रश्न क्या है, विश्व के जनसंख्या वितरण को विस्तार से समझाइए। देखिए बे सेक्शन पॉपुलेशन को लेकर के इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मानवीय संसाधनों के ऊपर ही वर्णन किया है। सिलेबस में मानवीय संसाधनों को समाकलित किया है। ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या वितरण दर्शाना है। ये भी टॉपिक आपने छोटी छोटी कक्षाओं में अनेकों बार पढ़ा है। जनसंख्या वितरण वाले प्रश्न को करने से पहले सबसे पहले तो आपको जनसंख्या का अर्थ बताना है कि जनसंख्या का अर्थ क्या है, जनसंख्या किसे कहते हैं, इसका अर्थ बताना है। दूसरा पॉइंट हो सकता है जनसंख्या वितरण का अर्थ, यानी जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, जनसंख्या वितरण का अर्थ, वितरण का अर्थ ये बताना है। और तीसरा पॉइंट है जनसंख्या वितरण का, जब आप विस्तार से समझा रहे हो इसको, तो दुनिया में जनसंख्या वितरण असमान रूप से पाया जाता है। कहीं पर जनसंख्या अधिक है तो कहीं पर कम है। तो आप इसी तरीके से इनका वर्णन करना है। जहां पर जनसंख्या अधिक है, जहां पर जनसंख्या पाई जाती है, उन क्षेत्रों का वर्णन अलग तरीके से करना है। जहां पर जनसंख्या नहीं पाई जाती, उन क्षेत्रों का वर्णन अलग तरीके से करना है। इस तरीके से जनसंख्या प्रदेश, यानी जनसंख्या वाले क्षेत्रों का और जनसंख्या विहीन वाले क्षेत्रों का आपको वर्णन करना है यहाँ पर। और लास्ट में जो पॉइंट होगा वो है निष्कर्ष। देखिएगा, ध्यान देना। और निष्कर्ष लिखने से पहले मैं एक बिंदु और लिखना चाहूंगा कि विश्व का मानचित्र बना करके भी इसका आप वर्णन कर सकते हैं और विश्व के मानचित्र में इसका अंकन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। और लास्ट का पॉइंट आपका निष्कर्ष होगा। निष्कर्ष तौर पे आप 5 से 7 लाइनों में इसका निष्कर्ष लिख दीजिएगा। इस तरीके से करेंगे तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, कारक, परिणाम और नियंत्रण के उपाय।
बहुत ही 4 पॉइंटों के माध्यम से इस प्रश्न में पॉइंट्स बना रखे हैं, लेकिन हम जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे हमारे पॉइंट्स होंगे। पहला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ। दूसरा है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बहुत सारे कारक ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक भी लिखने हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या हो सकते हैं। देखिए आपको बताना चाहूंगा जनसंख्या वृद्धि 2 प्रकार की हो सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक। दोनों ही प्रकार की जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम हैं, तो आपको दोनों ही प्रकार की जनसंख्या वृद्धि के परिणाम बताने हैं कि क्या परिणाम हो सकते हैं इनके। लास्ट में अगला पॉइंट है, बिंदु है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, यानी इस पर नियंत्रण कंट्रोल कैसे किया जाए। तो देखिए इसके नियंत्रण के उपाय भी आपको बताने हैं और इस तरीके से आप बताते चलेंगे। इसके बाद में अगला पॉइंट होगा विश्व का मानचित्र। मानचित्र में आप बता सकते हैं कि जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है उन क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए आप बता सकते हैं, जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कम है उन क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए मानचित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरीके से आपका अगला पॉइंट हो गया। और लास्ट का पॉइंट है निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में आप 5 से 7 लाइनों में इसका वर्णन करेंगे, पूरा सार लिखेंगे और पूरे सारगर्भित तरीके से आप लिखेंगे। तो देखिएगा ये आपका प्रश्न आपका तैयार हो चुका है और आपके आ चुके हैं 15 में से 14, 13, 12 अंक। तो लीजिएगा नेक्स्ट अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, जनसंख्या व संसाधनों के मध्य संबंध। ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तरफ जनसंख्या है, एक तरफ संसाधन है, दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है, रिलेशन है। देखो ध्यान देना, जनसंख्या और संसाधनों के मध्य संबंध बताते हुए समस्या व समाधान पर प्रकाश डालिए। देखिए सबसे पहले जनसंख्या व संसाधन दोनों का अर्थ बता सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जनसंख्या क्या है इसका अर्थ बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो सकता है संसाधन क्या है, इसका अर्थ बता सकते हैं, संसाधन का अर्थ। अगला पॉइंट इसमें दोनों के बीच में संबंध क्या है, दोनों के बीच में जनसंख्या और संसाधन के बीच में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में भी आप वर्णन कर सकते हैं। इसका अगला पॉइंट हो सकता है इसकी समस्याएं, यानी जनसंख्या और संसाधनों के बीच में किस प्रकार की समस्याएं हैं, समस्याओं के ऊपर भी आप चर्चा कर सकते हैं। और लास्ट का है यदि समस्याएं हैं तो उनका समाधान क्या हो सकता है, सॉल्यूशंस, तो उन समाधान के ऊपर भी आप चर्चा करेंगे। और लास्ट का पॉइंट है निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में आपको 5 से 7 लाइनों में इसको एक्सप्लेन करना है। इस तरीके से आप करेंगे तो ये प्रश्न भी आपका तैयार हो चुका है। तो लीजिएगा अगले प्रश्न के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है गेहूं चावल, यानी कृषि से संबंधित ये प्रश्न है हमारा। कृषि से संबंधित ये प्रश्न है, तो कृषि से संबंधित कुछ फसलों के नाम दिए हैं यहाँ पर। क्या नाम है, क्या कह रहा है ये प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। गेहूं, चावल, कॉफी, रबर, तंबाकू, कपास व बाजरा फसलों में से किन्हीं 4 की भौगोलिक परिस्थितियां, वितरण, उत्पादन की विवेचना कीजिए। देखिए साथियों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कृषि से संबंधित एक प्रश्न है हमारा। तो यहाँ पर किन्हीं 4 फसलों का वर्णन करना है और 4 फसलों को, प्रत्येक फसल को भौगोलिक परिस्थितियां बतानी है, वितरण बताना है और उत्पादन बताना है उसका। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले पहला पॉइंट क्या होगा, आप लिख सकते हैं कृषि फसलें, यानी कृषि फसलें क्या हैं, इनके बारे में आप संक्षिप्त में 5 से 7 लाइनें लिख सकते हैं। इसके बाद में प्रत्येक किन्हीं भी 4 फसलों को लीजिए। जैसे आप गेहूं की फसल को ले रहे हैं तो आप गेहूं की फसल को ले लीजिएगा। गेहूं की फसल में आप परिचय बताइए, 5-4 लाइनें, इसका उपयोग वगैरह कुछ सामान्य बातें बताएंगे। इसके बाद में इसके अगला पॉइंट है भौगोलिक परिस्थितियाँ। गेहूं की भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर आप वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। भौगोलिक परिस्थितियों में क्या क्या आएगा, भौगोलिक परिस्थिति में आपको बताना चाहूंगा जैसे मिट्टी है, वर्षा है, तापमान है, जलवायु है, इस प्रकार के तथ्य भौगोलिक परिस्थिति में गिनाए जा सकते हैं, वर्णन किया जा सकता है। इसका अगला टॉपिक है वितरण, यानी गेहूं का वितरण आपको दर्शाना है। गेहूं का उत्पादन कहाँ हो रहा है, ये उत्पादक क्षेत्रों का यहाँ पर आपको वितरण दर्शाना है। और लास्ट में उत्पादन, यानी उत्पादन में सबसे पहले कौन है, उसके बाद में कौन है, इस तरीके से उत्पादन को भी आपको दर्शाना है। इस तरीके से प्रत्येक फसल को इन 4-5 बिंदुओं के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये पहले फसल हो चुकी है। ऐसे ही आप चावल ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं, रबर ले सकते हैं, कोई भी 4 फसलों का आपको वर्णन करना है। ये करने के बाद में लास्ट में अगला टॉपिक, अगला जो बिंदु होगा वो होगा मानचित्र, यानी विश्व का मानचित्र आप बना करके अभी आपने जो किन्हीं 4 फसलें ली हैं, चारों फसलों का वितरण दिखाना है इसमें कि कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, उन उत्पादक क्षेत्रों का वितरण दिखाना है। तो मानचित्र बनाइए और लास्ट में
जिसमें हम बार बार कह रहे हैं कि आप लास्ट का पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए। तो निष्कर्ष आपको लिखना है। इस तरीके से ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिएगा अगले बिंदु के ऊपर, अगले प्रश्न के ऊपर आगे बढ़ते हैं। और सेक्शन आ चुका है, 2 सेक्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों सेक्शन में एक एक प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरे सेक्शन अब आगे बढ़ रहे हैं और तीसरे सेक्शन में भी एक प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। देखो ध्यान देना, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, पहला प्रश्न है संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, संसाधन संरक्षण की विधियां बताइए। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करोगे तो पहला पॉइंट क्या होगा, संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, यानी संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसमें बता सकते हैं संसाधन का अर्थ, क्या बता सकते हैं, संसाधन का अर्थ। दूसरा बता सकते हैं संरक्षण क्या अर्थ, संसाधन संरक्षण क्या है इसका अर्थ बता सकते हैं। तीसरा बिंदु है इनकी आवश्यकता क्या हुई, यानी संसाधन संरक्षण की क्या आवश्यकता है ये आप बता सकते हैं। और अगला पॉइंट है संसाधन संरक्षण की विधियां, मेथड्स, कौन कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से संसाधनों का संरक्षण किया जाता है, ये विधियां लिख सकते हैं। और लास्ट में अगला टॉपिक है निष्कर्ष, यानी संसाधन संरक्षण का जो आपने पेपर सॉल्यूशन किया है, पूरे पेपर का उत्तर दिया है, इसी उत्तर में से आप 5 से 7 लाइनें निकाल करके सार रूप में निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। देखिएगा अगले प्रश्न के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में संसार के संसाधन प्रदर्शनों की चर्चा की गई है। ध्यान दीजिएगा, हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न रखा है, क्या दिया है मॉडल पेपर में, संसार के संसाधन प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार बताते हुए संसाधन प्रदेशों का विस्तार से वर्णन कीजिएगा। देखिए आप इस प्रश्न का जब जवाब देंगे तो सबसे पहले तो संसाधन प्रदेशों का अर्थ आपको बताना है कि संसाधन प्रदेश होते ही क्या है, पहला। दूसरा है संसाधन प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार। ध्यान देना, यहाँ पर वर्गीकरण के आधार बताने हैं कि विश्व को कितने संसाधन प्रदेशों में जो बांटा जाता है उनके वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का आधार क्या होगा, बेस क्या होगा। तो यहाँ पर आधार बताना है आपको। ध्यान दीजिएगा, आधार बताने के बाद में संसाधन प्रदेशों का वर्गीकरण करना है, यानी प्रकार बताने कितने प्रकार के संसाधन प्रदेश पाए जाते हैं। और अगले विश्व के जितने भी प्रकार के संसाधन प्रदेश पाए जाते हैं उनके मानचित्र में उनका वितरण दर्शाना है, वर्णन करना है, यानी मानचित्र में उनका अंकन करना है। तो ये मानचित्र में अंकन करने के बाद में लास्ट का टॉपिक होगा निष्कर्ष, यानी संसाधन प्रदेशों के इन बिंदुओं के माध्यम से वर्णन करने के बाद में इसमें 5 से 7 लाइनों में सारगर्भ में कैसे लिख सकते हैं ये भी आप लिख करके निष्कर्ष के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है जल, मिट्टी व वनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर 3 प्राकृतिक संसाधन बताए गए हैं, जल, मिट्टी और वन। ध्यान दीजिएगा, इन प्रश्न का जवाब देते समय आप कैसे लिख पाएंगे, सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ध्यान देना, यहाँ पर संरक्षण का अर्थ आपको बताना है। किसका, संरक्षण का अर्थ। तो कि संरक्षण किसे कहते हैं, यदि इस प्रश्न को आप अटेम्प्ट करते हैं तो पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा है जल, यानी यहाँ पर जल प्राकृतिक संसाधन है तो जल का संरक्षण कैसे होगा। इसके बाद में अगला पॉइंट क्या होगा आपका, जल का संरक्षण। फिर क्या होगा, मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, यहाँ पर अगला पॉइंट होगा मिट्टी का संरक्षण। अगला है वन, वनों का संरक्षण कैसे होगा, वनों का संरक्षण। इस तरीके से आप लिखेंगे। और अगला लास्ट का पॉइंट है निष्कर्ष, इसमें मानचित्र की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए अगला पॉइंट है निष्कर्ष, तो निष्कर्ष रूप में भी आप लिख सकते हैं कि आप निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा 4 से 5 लाइनों में आप निष्कर्ष लिखते हुए इस प्रश्न को आप समाप्त कर सकते हैं और आपके 15 में से 12, 13, 14 अंक आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सदाबहार, सतत या पोषणीय विकास या टिकाऊ विकास। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, और आज के समय का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है कि आज व्यक्ति या देश या प्रदेश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं में कमी किए बिना हमारा विकास करना है। और यदि हम भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के ध्यान में नहीं रखते हुए यदि विकास कर रहे हैं तो वे विकास नहीं है, क्योंकि आने वाले पीढ़ियों के सामने बहुत ही समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे जल संकट गहरा रहा है। तो इसी तरीके से आने वाले समय में जो विकास की एक नई संकल्पना आई है कि हमें
कौन से विकास के ऊपर बल देना है? सतत विकास पर, जिसको संपोषणी विकास भी कहते हैं, जिसको टिकाऊ विकास भी कहते हैं, जिसको पोषणी विकास भी कहते हैं, जिसको सदाबहार विकास भी कहते हैं। इस प्रकार के विकास के ऊपर हमें काम करना है। तो देखिए ध्यान देना, इस प्रकार का यदि प्रश्न आता है तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले सदाबहार या सतत पोषणी या टिकाऊ विकास का आपको अर्थ बताना है। क्या बताना है? अर्थ बताना है। इसके बाद में इस सदाबहार या सतत या टिकाऊ विकास की आवश्यकता क्यों हुई ये बताना है। इसकी आवश्यकता क्या है, ये अगला पॉइंट होगा। फिर इसके बारे में आपको परिचय देना है कि सदाबहार विकास क्या होता है, इसकी संकल्पना क्या है, किसने प्रतिपादन किया, कब किया, कहाँ किया, इस प्रकार के तथ्य इसमें आपको देने हैं। और लास्ट में आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष। निष्कर्ष तौर पे 5 से 7 लाइनें आप लिख करके इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से इस बिंदुओं में इस प्रकार के जो 4 बिंदु हमने लिखे हैं, 4 बिंदुओं के माध्यम से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विश्व के आर्थिक प्रदेश, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के आर्थिक प्रदेश आपको बताने हैं। विश्व के आर्थिक प्रदेश बताने से पहले देखिए ये प्रश्न किन किन बिंदुओं में बटा हुआ होगा। सबसे पहला बिंदु क्या होगा? आर्थिक प्रदेश का अर्थ क्या होगा? पहला आर्थिक प्रदेश का अर्थ। फिर देखिए आर्थिक प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार, बेस क्या है, किन आधारों पर आर्थिक प्रदेश वर्गीकृत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक प्रदेशों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के आर्थिक प्रदेश पाए जाते हैं। लास्ट अगला पॉइंट है मानचित्र। विश्व के मानचित्र में आपको आर्थिक प्रदेश जो बनाए हैं, वर्गीकरण किया है, उन आर्थिक प्रदेश को अंकित करना है। और लास्ट में है निष्कर्ष। निष्कर्ष तौर पे आपको लिखना है कि 4 से 5 लाइनें या 5 से 7 लाइनों में इसकी सारगर्भित व्याख्या करनी है। इस प्रकार से ये आपके पॉइंट के माध्यम से ये कंप्लीट प्रश्न आपका हो चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला और लास्ट का प्रश्न है टिप्पणी, यानी 4 टिप्पणियां दे रखी, इन पर किन्हीं पर 2 पर टिप्पणी लिखनी है, यानी 4 में से 2 टिप्पणियों पर आपको उत्तर देना है। यदि ये प्रश्न करते हैं, 4 टिप्पणियां हमारे सामने हैं, चारों में प्रत्येक पर चर्चा करेंगे कि आप किसी भी टिप्पणी को करें तो उसके पॉइंट्स क्या होंगे, किन पॉइंट के माध्यम से आप वो टिप्पणी एक्सप्लेन करेंगे। पहली टिप्पणी है भारत के आर्थिक प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, यदि ये टिप्पणी आप अटेम्प्ट करते हैं तो पहली टिप्पणी भारत के आर्थिक प्रदेश होंगे, तो पहला इसका बिंदु क्या होगा? अर्थ, यानी आर्थिक प्रदेश का अर्थ। आर्थिक प्रदेश होते क्या हैं, इकोनॉमिक रीजन्स क्या होते हैं, ये बताना आपको सबसे पहले। फिर इनके वर्गीकरण के आधार क्या होते हैं, आर्थिक प्रदेश जो बनाए जाते हैं किस आधार पर बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्गीकरण, यानी कितने प्रकार के भारत में आर्थिक प्रदेश हैं। फिर है भारत का मानचित्र, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भारत का मानचित्र बनाया जाएगा क्योंकि ये भारत के आर्थिक प्रदेश हैं, तो मानचित्र में भारत के आर्थिक प्रदेश अंकित करने हैं। और लास्ट में है निष्कर्ष। लास्ट में है निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में 5 से 4 लाइनें आपको लिखनी है और इस तरीके से ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि ये वाली टिप्पणी कर रहे हैं आप ऊर्जा संसाधन, तो ऊर्जा संसाधन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किन बिंदुओं के माध्यम से आप एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले ऊर्जा संसाधन का आपको अर्थ लिखना है। क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। अर्थ लिखने के बाद में ऊर्जा संसाधन के प्रकार बताने हैं आपको। देखिए ऊर्जा संसाधन के अलग अलग आधारों पर इसका वर्गीकरण करते हैं, जैसे समापेय, असामापेय, परंपरागत, गैर परंपरागत, विभिन्न प्रकार के इसमें वर्गीकरण आते हैं। तो आप इस प्रकार के प्रकार बता सकते हैं यहाँ पर ऊर्जा संसाधन के। ऊर्जा संसाधन के प्रकार बताने के बाद में उनका वर्णन कर सकते हैं, जैसे ऊर्जा संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इस प्रकार से 1 by 1 विश्व में ये जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा संसाधन है, परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, कहाँ इनका विदोहन किया जाता है, कहाँ इनका उत्पादन किया जाता है, उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, इस तरीके से उनका वर्णन कर सकते हैं आप संक्षिप्त में। क्योंकि ये टिप्पणी है तो बड़ा प्रश्न आप, यानी बड़े रूप में इसका उत्तर नहीं देना, बहुत शॉर्ट में इसका उत्तर देना है आपको। मात्र 2 से 3 पेज में इसको लिखना है। तो प्रत्येक टिप्पणी 2 से 3 पेज में लिखोगे तो 2 टिप्पणियों पर आपको व्याख्या करनी है, तो 5 से 6 पेज तैयार हो गए। 5 से 6 पेज में ही प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना है। तो इस तरीके से इसका वर्णन कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखने से पहले आप मानचित्र भी बना सकते हैं। यहाँ पर विश्व का मानचित्र बना करके ये जो ऊर्जा संसाधन कहाँ कहाँ इनका उत्पादन किया जाता है ये भी इस मानचित्र में आप अंकित कर सकते हैं। और लास्ट में है निष्कर्ष। निष्कर्ष में 4 से 5 लाइनें आप लिख करके इस प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत।
देखिए अगली जो टिप्पणी क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। सबसे पहले इसका अर्थ बताना है आपको। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत क्या होता है, इसकी संकल्पना को बताना है, किसने दिया, कब दिया, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है इसका परिचय, डिटेल देनी है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत क्या होता है, कितने वर्गों में बांटा है, कितने पॉइंट्स हैं इसके। इसके बाद में निष्कर्ष लिखना है आपको। तो ये 4 पॉइंट के माध्यम से अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत वाली टिप्पणी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और लास्ट की जो टिप्पणी है, विश्व के कृषि प्रदेश। सबसे पहले कृषि प्रदेशों का अर्थ बताना है। अर्थ बताने के बाद में आपको वर्गीकरण के आधार बताने हैं कि कृषि प्रदेश किन आधारों पर वर्गीकृत किए जाते हैं। लास्ट अगला पॉइंट है वर्गीकरण बताना है, कितने प्रकारों में इसका वर्गीकरण किया जाता है। फिर विश्व का मानचित्र बनाना है और विश्व के मानचित्र में कृषि प्रदेश वितरित करने हैं। और इसके बाद में लास्ट का पॉइंट होगा निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में आपको लिखना है कि इस प्रश्न का सार क्या हो सकता है। इस तरीके से देखिए ये कंप्लीट हमारे 15 प्रश्न हो चुके हैं। पहला प्रश्न कंपलसरी था और 14 हमने निबंधात्मक मॉडल पेपर बनाए हैं। मॉडल पेपर में 14 प्रश्न बनाए हैं हमने। ये जो 14 प्रश्न है इतने इंपॉर्टेंट है कि यदि इनको आप तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं के द्वारा आपका पहला प्रश्न तैयार हो जाएगा, जहां पर मानचित्र और शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न है, इसी से आपका तैयार हो चुका होगा। तो देखिए इस तरीके से आप पहला प्रश्न तो आपको करना अनिवार्य है ही, लेकिन बाकी की जो 14 प्रश्न हमने दिए हैं, जो आपके शेखावट यूनिवर्सिटी में यहाँ पर 3 सेक्शन में 9 प्रश्न बटे हुए आएंगे, उनमें से प्रत्येक सेक्शन में एक एक प्रश्न करते हुए आप 4 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे निबंधात्मक और एक पहला प्रश्न आपका अनिवार्य है। इस तरीके से 5 प्रश्न आपको टोटल करने हैं। तो लीजिएगा हमारा मॉडल पेपर संसाधन भूगोल का कंप्लीट हो चुका है। 19 अप्रैल के होने वाले शेखावट यूनिवर्सिटी के पेपर से आप इसको मिलाइए और देखिएगा कि हमारे इन मॉडल पेपर में से कितने प्रश्न शेखावटी पेपर में 19 अप्रैल को आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में आप विश्वास कीजिएगा कि अभिनव वनडे सीरीज कितनी मजबूत है, कितनी अच्छी टीम के द्वारा बनाई गई, कितने अनुभवी लोगों के द्वारा बनाई गई टीम है। और अभिनव वनडे सीरीज जो आपके मार्केट में आने वाला है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और इस सेशन को भी, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।